हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन है स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 1 विविधता की समझ का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि आपकी रिवीजन दोबारा से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जिन बच्चों ने काम कंप्लीट नहीं किया, अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है, वो अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अपना वर्क नहीं किया है उन्हें कंप्लीट करना है, और जिन्होंने कर लिया है उन्हें सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है उन्हें कंप्लीट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके बच्चों, तो वो चैप्टर 1 है आपका विविधता की समझ, यानी कि सेंस ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी मतलब होता है कि विविधता, यानी कि अलग अलग कैसे हैं हम लोग। तो बच्चों, आपको यहाँ पे 3 चित्र दिख रहे होंगे, ये सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ये सब अलग। और अगर आपको सिखाया जाए कि चौथे बॉक्स में अपना चित्र बनाइए, आप कोई भी चित्र बनाइए, तो आप भी उस चित्र को अलग बनाएंगे। ठीक है, तो आप भी उसको अलग बनाएंगे। उसी तरह हमारे रंग, रूप, रहन सहन, खान पान सब में भिन्नता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों उन्होंने समीर 1 और समीर 2 की बात की थी। समीर 1 जो था वो यहाँ पे कहानी के रूप में उन्होंने समीर 1 और समीर 2 की बात की थी। समीर 1 जो था वो समीर जो 1 था वो लाल बत्ती के चौराहे पर क्या बेचता था, अखबार बेचता था। और समीर 2 जो था वो लाल बत्ती अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ साइकिल से गुजरता अंग्रेजी अखबार हाथ में रहा तो मेरे पीछे भागता। यानी कि समीर 1 जो था वो पढ़ा लिखा बताया गया है, समीर 2 जो था वो अखबार बेचता था। ठीक है, तो यहाँ पे उन दोनों में बहुत अंतर बताया गया है। तो दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। समीर 1 जो था उसको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, समीर 2 को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। समीर 1 जो था वो साइकिल से अखबार बेचता था, समीर 2 जो था वो जॉब करता था अच्छी जगह। ठीक है, तो मतलब उनमें बहुत अंतर बताए गए हैं, लेकिन वो फिर भी दोस्त बन गए। समीर 1 ने अच्छे स्कूल से पढ़ाई की थी और समीर 2 जो था वो अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। समीर 1 जो है वो अच्छे स्कूल से पढ़ा था। समीर 1 के पास जो है अच्छा मतलब खाने पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए भोजन सब था। समीर 2 के पास कुछ भी नहीं था। वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता था, सिर्फ अखबार बेचता था। ठीक है, समीर 1 जो है उसको अंग्रेजी अच्छी आती थी, लेकिन समीर 2 को हिंदी बोलता था। ठीक है, दोनों की भाषाएं अलग अलग थी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सब अलग अलग था। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा हो जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं है, यानी कि बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आप उनके यहाँ पे गए होंगे, आपने उनका खाना खाया होगा, उनकी ड्रेस पहनी होगी, उनके खान पान, पहनने का तरीका, रहने का तरीका सब अलग अलग, त्यौहार मनाने का तरीका सब अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मतलब सब अब एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन हम उनके साथ मिलजुल जाते हैं तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई फ्रेंड है, उसके यहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है, आपके यहाँ पे होली दिवाली, आप उसकी क्रिसमस मनाने जाएंगे, वो आपकी होली दिवाली मनाने आएंगी, तो आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो ये भी क्या है, विविधता का समृद्ध रूप है। तो भारत जो है वो विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के जो तरीके अलग हैं। विविधता को कैसे समझें, करीब मतलब बहुत टाइम पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तो तब भी लोग संसार में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। वे कैसे करते थे, जहाज़ों में, घोड़ों में, ऊँट पर बैठ के या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता है, इसलिए कई लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे और वो फिर वहीं पर रह जाते थे। या फिर कोई युद्ध की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाता था, किसी को खेती बाड़ी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था अपने पेट भरने के लिए। तो जब लोग नई जगह जाते थे तो वो अपने रहन सहन को अपनाते थे, कुछ जो जहाँ पर वो जाकर रहते थे वहाँ के रहन सहन को अपनाते थे।
तो उन्होंने कुछ वहाँ का अपनाया और कुछ अपना कल्चर अपनाया, तो वो क्या हुआ, मिली जुली एक संस्कृति उभरी। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो पता चलेगा किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के वहाँ के जीवन और संस्कृति और आकार में देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बच्चों, दो विविधता के लिए दो क्षेत्रों की बात की गई, एक तो लद्दाख और एक केरल। लद्दाख जो आपको पता है जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है लद्दाख में, और ये इलाका बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ के लोग जो है वो एक ख़ास किस्म की ऊन पालते हैं और यहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं, वो ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं और उस भेड़ से जो है पश्मीना ऊन मिलता है और यह ऊन बहुत कीमती होता है। इस पश्मीनी शॉल, इसी ऊन से बनाई गई पश्मीनी शॉल जो होती हैं बहुत महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं और हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। यहाँ पे क्या था, लद्दाख तो व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को क्या छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 4 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो इस कहाँ के बारे में बताया गया है हमें, लद्दाख के बारे में। अब केरल के बारे में देखिए। लद्दाख और केरल बिल्कुल अपोजिट है। लद्दाख जो है वो सबसे ऊपर यानी उत्तर में जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, ठीक है, और रेगिस्तानी इलाका है। और केरल जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है और यह 3 तरफ से, यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर भी प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। इस मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले यहाँ पे अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और उन्होंने ईसाई धर्म को लाने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। यानी कि भारत में ईसाई धर्म जो आया था वो उन्हीं को दिया, संत थॉमस को ही दिया जाता है कि वही लाए थे ईसाई धर्म। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए अपनी यात्रा दौरान में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमानों की यहाँ बड़ी इज्जत होती थी। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर वो मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल करते थे। उसे क्या कहते थे, वो चीनी जालों से हूबहू मिलते थे, उन्हें चीना वाला कहते थे, ठीक है। तलने के लिए ये लोग बर्तन का इस्तेमाल करते थे, उसे चीना चट्टी कहते थे। इसमें चीन शब्द का इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। अब केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक है। केरल में क्या है, उपजाऊ ज़मीन है, एक तरफ पानी है, एक तरफ पहाड़ है। वहीं लद्दाख क्या है, रेगिस्तानी इलाका, यानी कि दोनों की जो संस्कृति, खान पान है, रहन सहन है, वो सब अलग अलग हैं। और केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है, ठीक है। इन दोनों की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं और इनका जो इतिहास है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, खान पान, रहन सहन सब अलग अलग है। यानी सब क्या है, ये विविधता का ही रूप है, ठीक है बच्चों। आया समझ में। इसके बाद है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में यहाँ बताया गया कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे विद्रोह हुआ, कैसे विरोध हुआ, इस सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आपको चैप्टर अच्छे से दोबारा से रीड करना है। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं अपनी कॉपी में, उन्हें कॉपी में करने हैं, जिन्होंने कर लिया उन्हें सिर्फ लर्न करने हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।